अध्याय 150। फिर इसे भूल जाओ। 1। ठीक है, फैसला करने से पहले चलो जाकर स्थिति को देखते हैं। ये श्वान खड़ा हुआ और जाने ही वाला था। गांव का मुखिया और मेयर घबराकर पीछे पीछे चले। वे भी बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने वास्तव में यहाँ परेशानी खड़ी कर दी। उफ, अगर ऐसी अच्छी बात बर्बाद हो गई तो देखते हैं कि ये लोग भविष्य में इस गांव में कैसे रहेंगे। वे पिछले 2 दिनों से ये श्वान के आदमियों के पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में वे लोग एक लैट्रिन गड्ढे में पत्थरों की तरह थे, कठोर और सख्त। इस समय गांव के पूर्वी हिस्से में कुछ किसान रक्षात्मक मुद्रा में अपने खेती के औजार पकड़े हुए थे। उन्होंने ये श्वान के कई आदमियों का सामना किया, और अगर उनके आदमियों ने उनके घरों को छूने की हिम्मत की तो वे मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। कई ग्रामीणों ने पहले ही उन्हें घेर लिया था और वे दयालुता से उन्हें समझा रहे थे। अयो, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। तुम लोग हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम में वास्तव में सद्गुण की कमी है। क्या तुम सब बात करना बंद नहीं कर सकते और बात करने के लिए बैठ नहीं सकते? तुम हत्या के हथियार भी ले आए। क्या तुम किसी को मारने के बाद रुकने वाले हो? इसे भूल जाओ। हम चाहे कुछ भी कहें, इसका कोई फायदा नहीं है। गांव के मुखिया और मेयर एक एक करके उनसे बात करने गए। उनमें से कौन सा माना? ये सिर्फ इतना है कि वे अंधे हो गए थे और पागल हो गए थे। उन्होंने सबने बाहर की दुनिया देखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे हमारे गांव के बूढ़े पुरुषों और महिलाओं जितने समझदार हैं। इस समय ये श्वान और बाकी लोग भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। जब ये श्वान के आदमियों ने उसे आते देखा तो उन्होंने अपनी मुद्राएं वापस ले लीं और ये श्वान को बधाई दी। ये श्वान ने उन्हें अपना हाथ हिलाया। ये दर्शाता है कि उन्हें इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या बात है? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने आगे बढ़कर ये श्वान से सम्मानपूर्वक कहा, ये इस तरह है चेयरमैन। हमने आपकी मांग के अनुसार उनसे बात की और उन्हें मुआवजे का विवरण स्पष्ट रूप से समझाया। उनके परिवारों ने पहले खुशी खुशी सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने आज अचानक अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा कि यह उनका पैतृक घर है और वे इसे ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि वे शायद यहीं रहेंगे और कीमत बढ़ाएंगे। ओह, ये श्वान ने जवाब दिया। उसने सोचा कि ये कुछ अद्भुत है। अगर उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो ठीक है, लेकिन उन्हें इतना शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता क्यों थी? कोई जरूरत नहीं थी। वे बैठेंगे और अच्छी तरह से बात करेंगे। अगर ये काम नहीं करता है तो इसे भूल जाओ। वैसे भी यह सोने की खान का स्थान नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच प्रभारी व्यक्ति को बहुत कड़वा महसूस हुआ। अन्य जिलों के ग्रामीण बहुत सहयोगी थे और उन्होंने जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ केवल कुछ परिवारों में बूढ़े लोग थे। हालांकि बूढ़े लोग खुश थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के साथ इस पर चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने इसे कल तक के लिए टाल दिया। कल जब परिवारों के बच्चे घर पहुंचे तो प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रासंगिक नीतियों और मुआवजे के विवरण को बताने आया। उन्होंने उस समय सहमति भी जताई थी। अप्रत्याशित रूप से जब वो आज अनुबंध और कर्मचारियों को दरवाजे पर लाया तो इन लोगों ने सीधे हंगामा कर दिया। उन्होंने अपनी कुदालें और फावड़े निकाल लिए, जैसे कि वे उनसे मौत से लड़ने जा रहे हों। प्रभारी व्यक्ति आपसी शत्रुता की स्थिति में नहीं रहना चाहता था, लेकिन अगर उसने एक प्रभावशाली तरीके से व्यवहार नहीं किया तो उसके कर्मचारी भी घायल हो सकते थे। वो इस जिम्मेदारी को सहन नहीं कर सकता था। प्रभारी व्यक्ति जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक उसे गुस्सा आता गया। यह वास्तव में एक गरीब गांव था जिसने अनियंत्रित लोगों का उत्पादन किया। ऐसी अच्छी चीजें उनकी गोद में गिरना सिर्फ एक अच्छी बात थी। ये कमीने मरने वाले थे, फिर भी उन्हें लगा कि पाई पर्याप्त नहीं भर रही है। वे गरीबी से मरने के लायक थे। गांव का मुखिया मेयर के पीछे डरपोक होकर खड़ा था, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता था। इन ग्रामीणों को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब वो संघर्ष में मध्यस्थता करने गया तो उन लोगों ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। उन्होंने गांव के मुखिया को इस तरह नीचा दिखाया, जैसे कि गांव के मुखिया ने कुछ देशद्रोही काम किया हो। न केवल गांव के मुखिया का सम्मान नहीं किया गया, बल्कि मेयर के साथ भी बिल्कुल सम्मान से व्यवहार नहीं किया गया। जब मेयर उनके घर अतिथि के रूप में गए तो वे पहले से ही जानते थे कि मेयर का आने का क्या मतलब है। घर की महिलाओं ने जानबूझकर मेयर के बगल में फर्श झाड़ा, जिससे धूल उड़ने लगी। मेयर लगभग मरते मरते बच गया।
दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेयर को यह भी बताया कि जब तक विध्वंस का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक उनके परिवारों को सफाई करनी होगी और उनके लिए मेहमानों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर वो आता भी है तो उसे अभी भी एक बड़े झाड़ू से परोसा जाएगा। ये शुआन ने गांव के मुखिया को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, इन परिवारों के बीच क्या संबंध है? वे काफी करीब रहते हैं। कुछ परिवारों के आंगन जुड़े हुए थे और गांव के पूर्वी कोने में स्थित थे। गांव के मुखिया ने तुरंत जवाब दिया, वे सभी चचेरे भाई हैं और उन्हें एक बड़ा परिवार माना जा सकता है। वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये शुआन ने सिर हिलाया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे एक साथ काम कर सकते थे। वे रिश्तेदार थे। उन सभी परिवारों ने ये शुआन को पहचान लिया। उन्होंने अपने परिवारों से सुना था कि जो बड़ा बॉस उनके गांव का अधिग्रहण करना चाहता है वो 8 या 9 साल का बच्चा है। अब जब उन्होंने ये शुएन को गांव के मुखिया से फुसफुसाते हुए देखा तो वे ये शुएन की पहचान के बारे में कैसे सुनिश्चित नहीं हो सकते थे। कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। ये शुआन ने संयोग से उन्हें देखा और उनकी आंखों में आत्मसंतुष्टि को पकड़ लिया। वे इन बेकार सैनिकों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे। ये बेकार था। वे बिल्कुल भी फैसला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि गांव के मुखिया और मेयर भी एक ही थे। वे सिर्फ बड़े बॉस के काम में सहयोग कर रहे थे। वे इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे थे। इसके बारे में बात करना सिर्फ एक इच्छाधारी सोच थी। अब जब बड़ा बॉस बाहर था तो इसका मतलब था कि बड़ा बॉस उनके गांव को महत्व देता है। आप वो बॉस हैं जो हमारे घरों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, ये हमारे परिवार का पैतृक घर है। ये हमारी जीवन रेखा है। हम इसे निश्चित रूप से ध्वस्त नहीं करेंगे। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा हुआ और बोलते हुए उसने अपने हाथ में हथौड़ा हिलाया। कहानी जारी रहेगी।